नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं स्नेहलता। चलिए उत्तराखंड प्राइम की शुरुआत करते हैं, जहां उत्तराखंड में 4 धाम कपाट बंद होने का सिलसिला जारी है। सुबह 8 बजे जहां केदारनाथ धाम के कपाट बंद हुए, तो दोपहर ठीक 12:15 पर जो मुहूर्त था, इस पर यमुनोत्री धाम के कपाट भी शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। बता दें, गंगोत्री धाम के कपाट दिवाली वाले दिन 4 नवंबर को ही बंद किए जा चुके हैं, तो बद्रीनाथ धाम के कपाट 20 नवंबर को बंद किए जाएंगे। बाबा केदार धाम के केदारनाथ मंदिर के कपाट की आप बात करें तो भैया दूज के मौके पर मंत्रोच्चार के बीच शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। इस दौरान मंदिर परिसर में काफी संख्या में भक्तगण मौजूद रहे। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं। तो केदारनाथ धाम में भी कपाट विधि विधान के साथ शीतकाल के लिए बंद हो चुके हैं। सुबह 8 बजे केदारनाथ धाम के कपाट बंद हुए हैं। सेना की बैंड की भक्तिमय धुन के साथ बाबा केदार की डोली ने मंदिर की परिक्रमा की और शीतकालीन गद्दी स्थल यानी ओमकारेश्वर मंदिर ऊखी मठ के लिए रवाना हो गई। केदारनाथ बाबा की पंचमुखी विग्रह मूर्ति अलग अलग पड़ावों से होते हुए शीतकालीन गद्दी स्थल ओमकारेश्वर मंदिर ऊखी मठ में विराजमान होगी। आपको यह भी बता दें कि केदारनाथ धाम में इस वक्त चारों ओर बर्फ जमी है, जिसके चलते मौसम बेहद ठंडा है। बाबा केदार के कपाट बंद होने की प्रक्रिया के दौरान बड़ी संख्या में तीर्थयात्री, देवस्थानम बोर्ड से जुड़े लोग, जिला प्रशासन, तमाम लोग मौजूद रहे। शिवाय जय बाबा केदार। आज भगवान केदारनाथ जी के कपाट शीतकाल के लिए बंद किए गए हैं और सारे विधि विधान से, तमाम विधि विधान से भगवान की पूजा अर्चना की गई और भगवान को कहीं कुंटलों बबूती से भगवान का श्रृंगार किया गया। और आज भगवान केदारनाथ की चल विग्रह डोली आज जो है रामपुर जाएगी और कल भगवान की डोली जो है गुप्तकाशी जाएगी और परसों ओंकारेश्वर मंदिर में भगवान की डोली विराजमान होगी। और वहीं आगे की पूजा पद्धति, भगवान की आगे की पूजा वहीं ओंकारेश्वर मंदिर में होगी। ओम नमः शिवाय, जय बाबा केदार। उधर शीतकाल के लिए 4 धामों के कपाट बंद किए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में आज दोपहर 12:15 बजे यमुनोत्री धाम के कपाट पूरे विधि विधान के साथ बंद किए गए और मां यमुना की भोग मूर्ति उत्सव डोली को शनिदेव की अगुवाई हरशाली गांव के लिए रवाना किया गया। इस दौरान मौके पर एसडीएम यमुनोत्री मंदिर समिति के सदस्य और तीर्थ पुरोहित मौजूद रहे। विश्व प्रसिद्ध यमुनोत्री धाम के कपाट आज विधि विधान के साथ बंद कर दिए गए हैं। हमारे साथ तीर्थ पुरोहित हैं यमुनोत्री धाम के। इसके साथ साथ प्रशासन की किस तरीके की इस बार व्यवस्थाएं रही और अगले शीतकाल में किस तरीके से प्रशासन की व्यवस्थाएं रहेगी और जो तीर्थ पुरोहित हैं किस तरीके से श्रद्धालुओं को आमंत्रित करते हैं। हमारे साथ जो मंदिर समिति के सचिव हैं उनसे हम बात करेंगे। बड़े संक्षिप्त तरीके से आप बता दीजिए कि किस तरीके से जो इस बार की यात्रा रही और आज भैया दूज में जो है जिस तरीके से श्रद्धालुओं का तांता यमुनोत्री धाम में रहा, किस तरीके से गदगद हैं आप? जी, जय श्री यमुने। माँ यमुना जी के इस पावन पर, भैया दूज के पावन पर्व पर पूरे देशवासियों को, प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। माँ यमुना जी से सबकी मंगल कामनाएं। और अभी इस साल कोविड की वजह से फिर भी अस्त व्यस्त रहा। 23 के बाद यहाँ पर यात्रा शुरू की गई। 23 सितंबर के बाद यात्रा। उधर उत्तरकाशी में मां गंगा मुखबा धाम में विराजित हो चुकी हैं। दोपहर 2 बजे मां गंगा उत्सव डोली ऊखीमुखी पहुंची, जहां श्रद्धालुओं के जयकारे के साथ मां गंगा का भव्य स्वागत हुआ। अब मां गंगा मुखबा धाम में शीतकाल के लिए 6 महीने तक यहीं विराजमान रहेंगी। माँ गंगे शीतकालीन प्रवास मुखी मठ में पहुंच रही है और वहीं पे माँ गंगा जी का अब सभी श्रद्धालुओं को दर्शन हो पाएंगे। माँ पतित पावनी पुण्यशिला बहुत गंगे की डोली आज मुखवा मुखी मठ, जो कि गंगा जी का मायका भी कहते हैं, वहाँ पर विराजमान हो गई है। अब जो भी देश विदेश से श्रद्धालु होंगे वो माँ गंगा के दर्शन जो है शीतकालीन प्रवास मुखवा में सुलभ कर पाएंगे। अनादिकाल से माँ भगवती गंगा अन्नकूट के महापर्व पर चलकर श्री गंगोत्री धाम से इस स्थान पे आती हैं। माँ जगदम्बा का यह स्थान, ये दिव्य स्थान है। कहते हैं देवासुर जो संग्राम हुआ था उसके पश्चात यहाँ पर भगवती माँ दुर्गा के चरण पड़े थे, तो इस स्थान का अलग ही महत्व है। वहीं रुद्रप्रयाग में स्थित गौरा माई के कपाट भी बंद कर दिए गए हैं। केदारनाथ धाम के अहम पड़ाव में स्थित है गौरी मां का कपाट। पौराणिक रीति रिवाजों के साथ सुबह 5 बजे इसे बंद किया गया है। अब शीतकाल के 6 महीने तक
गौरी मां के दर्शन गौरी गांव के चंडिका मंदिर में होंगे। तो 4 धाम में से 3 धाम के कपाट बंद हो चुके हैं। अब 20 नवंबर को भगवान बद्रीनाथ के कपाट भी बंद होने हैं, जिसे लेकर 16 नवंबर से विधि विधान शुरू हो जाएगा। बता दें कि अभी वक्त में बद्रीनाथ धाम के आसपास कड़ाके की ठंड है। इसके बावजूद एक दिन में 3000 श्रद्धालुओं ने बाबा के दर्शन किए। अब तक 1.5 लाख से ज्यादा यात्री यहां दर्शन कर चुके हैं। द्वार से खबर है, एनटीसीए की रिपोर्ट पर वन मंत्री ने सवाल उठाए हैं। एनटीसीए ने गलत रिपोर्ट तैयार की है, ये कहना है हरक सिंह रावत का। टाइगर सफारी की आड़ में हजारों पेड़ जो हैं उनके काटने का आरोप है और इसी मामले में एनटीसीए ने पाखरो रेंज के रेंजर को सस्पेंड किया है। अब मामले की दोबारा जांच में सच सामने आएगा, ऐसा कहना है वन मंत्री हरक सिंह रावत का। जांच अगर जांच होती तो जांच प्रभावित न हो, इसलिए निलंबित किया गया। बाकी कोई वो कोई निलंबन कोई सजा थोड़ी है, निलंबन कोई अपराध थोड़ी है। निलंबन से ये साबित थोड़ी होता है कि साहब उसने कोई गलती करी है। जांच हो जाएगी, जांच में अगर कोई तथ्य नहीं आएगा कि केवल एनटीसी की जांच कोई अंतिम जांच थोड़ी है। उधर हरिद्वार में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने संतों से मुलाकात की है। सबसे पहले मुख्यमंत्री जैन मंदिर पहुंचे, जहां जैनाचार्य विश्व रत्न सागर सूर्य जी महाराज से भेंट करके उनका आशीर्वाद लिया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने कनखल स्थित जगत गुरु आश्रम में राज राजेश्वराश्रम से मुलाकात की है। बस उनका आशीर्वाद लेने के लिए आए हुए हैं और उनका मार्गदर्शन भी लिया है, क्योंकि कठिन साधना और कठिन तप उनके द्वारा किया जाता है। और एक बड़ी अच्छी बात यहाँ हुई है, श्वेतांबर और पीतांबर दोनों जो समुदाय हैं, उन दोनों समुदाय के लोगों ने यहाँ पर बड़ा अच्छा मिलन किया है। निश्चित रूप से मिलन हमारी संस्कृति का बहुत बड़ा एक रूप है, सबको मिलाने का रूप है। भगवान राम ने भी सबको मिलाया था, भगवान कृष्ण ने भी सबको मिलाया। तो केंद्र सरकार से दामों में कटौती के बाद उत्तराखंड के लोगों को बड़ी राहत मिली है। जहां एक तरफ पेट्रोल डीजल के दाम 12-12 रुपए कम हो गए, तो वहीं सरसों के तेल और रिफाइंड ऑयल भी सस्ता होने से लोगों को बड़ी राहत मिली है। दीपावली के त्योहार पर पेट्रोल और डीजल के दामों में कटौती के बाद अब केंद्र सरकार खाद्य तेल में भी कुछ न कुछ लोगों को कटौती कर लाभ देने की तैयारी कर रही है। ऐसे में अब जो खाद्य तेल है उनमें कुछ कमी आई है। इस वक्त हम एक ऐसी दुकान पर हैं जहां पर जो मार्केट है वहां पर लोगों को किस तरीके से तेल मिल रहा है, कितनी इसमें कमी आई है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जो 2 से 3 दिन में जो सरसों का तेल है, जो रिफाइंड ऑयल है, इसमें कुछ कमी आई है। और ये कितनी कमी है, इन सब चीज़ों को जानेंगे, क्योंकि पेट्रोल डीजल में जो कमी थी वो 10 से 12 रुपये तक घटाए हैं। उसके बाद राज्य सरकार ने भी इसमें कटौती की और लोगों को कुछ इस बढ़ती महंगाई में कुछ हल्की राहत कहीं ना कहीं मिलती हुई नजर आ रही है। अब दीपावली में पेट्रोल डीजल के जो दाम हैं उनको घटाने के बाद अब खाद्य तेलों में भी कटौती जो है सरकार करने जा रही है। ऐसे में कितनी इसमें कटौती हुई है और किस तरीके का लोगों को लाभ मिल सके। उधर दीपावली पर आतिशबाजी की वजह से उत्तराखंड के कई शहरों की आबो हवा काफी दूषित हुई है। देहरादून और हरिद्वार में एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 को पार कर चुका है, जो सेहत के लिए नुकसानमंद माना जाता है। तो अच्छी हवा के लिए उत्तराखंड जाना जाता है, लेकिन किस तरीके से यहाँ पे भी प्रदूषण का असर दिखाई दे रहा है, इसी का पैमाना है AQI आपके सामने। कोरोना के बाद देश भर में दिवाली की काफ़ी धूम रही। उत्तराखंड में भी लोगों ने दिवाली के पर्व की खुशियां मिलजुल कर बांटी और खूब उत्साह लोगों में नजर आया। लेकिन सबसे बड़ी बात ये रही कि दिवाली के मौके पर जो पटाखे जलाए गए हैं उससे काफ़ी आबो हवा यहाँ की जहरीली हुई है। दिल्ली, NCR, उत्तर प्रदेश समेत कई जिलों में जो वहाँ की आबो हवा थी वो काफ़ी हद तक खराब हुई है। उत्तराखंड के भी 2 जिले देहरादून और हरिद्वार में यहाँ की आबो हवा में काफ़ी हद तक असर पड़ा है और यहाँ की जो आबो हवा है वो 150% से ज़्यादा जहरीली हुई है। यानी कि पिछले 1 हफ्ते की बात करें तो यहाँ का जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है वो लगातार यहाँ की मॉनिटरिंग कर रहा था और पिछले 1 हफ्ते में यहाँ की जो प्रदूषण है वो तकरीबन 150% के ऊपर पहुँचा है। और वहीं पिछले महीने क्षतिग्रस्त हुए हल्द्वानी के गौलापुर पर फिर से आगमन शुरू हो गया है। केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट की मौजूदगी में हल्के वाहनों को इस पुल से गुजरने की अनुमति दी गई है, इसे खोला गया है। दरअसल हल्द्वानी के टनकपुर में पिछले महीने मूसलाधार बारिश की वजह से इस पुल का एक बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था। यातायात प्रभावित होने के बाद खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी
प्रभारी मंत्री को लेकर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री ने भी अधिकारियों को जल्द से जल्द इसे दुरुस्त करने के निर्देश दिए। एक किस्म से लोगों की परेशानी को देखते हुए तत्काल ट्रैफिक प्रारंभ कराया गया है। अभी बहुत बड़ा काम पूरा करना है, क्योंकि जो हमारा रेलवे स्टेशन है वो पूरी तरह से अगर उसको ट्रीटमेंट नहीं दिया गया तो अगली बार पूरा खुर्द-बुर्द हो जाएगा। और ये पुल में अगर इसी तरह की बाढ़ फिर आई तो फिर से ऐसी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। बात होगी 70 के संग्राम की, तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विधानसभा क्षेत्र खटीमा में उनकी पत्नी ने सियासी मोर्चा संभाल रखा है। मुख्यमंत्री की पत्नी आम लोगों को भाजपा से जोड़ रही हैं। इसी सिलसिले में बिरागबाड़ गांव में सीएम की पत्नी गीता धामी ने कई ग्रामीणों को भाजपा की सदस्यता दिलवाई और 2022 के चुनाव में जीत का दावा किया। जनहित में एक के बाद एक जो है नए निर्णय लिए जा रहे हैं, उससे जो है लोगों में काफ़ी उत्साह है, जोश है और सभी लोग जो है ऐसी पार्टी से जुड़ना चाहते हैं और उनके साथ मिल करके अपने क्षेत्र हित में, प्रदेश हित में कार्य करना चाह रहे हैं। तो उधर प्रधानमंत्री मोदी के केदारनाथ दौरे को लेकर सियासत जारी है। अल्मोड़ा पहुंचे केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने विरोधियों को जवाब दिया और कहते हैं कि कांग्रेस सपा हरीश रावत से ये भी कहते हैं कि केदारनाथ जाकर विकास कार्यों को देखें तब कोई टिप्पणी करें। कांग्रेस को भी सद्बुद्धि आ गई है, जो कहते थे पहले से कि किस विद्यालय में प्रभु राम ने पढ़ा, राम ने किस विद्यालय में पढ़ा, प्रभु भी नहीं लगाते थे। और आपने देखा है मंदिरों के प्रति उन्होंने क्या रुख अपनाया। अयोध्या में जानबूझ के नरसंहार करवाया। शायद हरीश रावत जी आज चले जाते तो बहुत अच्छा होता, देख भी लेते। इस बार जाना चाहिए उनको। 70 का संग्राम में अब बात हरिद्वार के भगवानपुर विधानसभा सीट की। इस सीट से अभी कांग्रेस की ममता राकेश विधायक हैं, मगर क्या इस बार ममता राकेश को जनता का आशीर्वाद मिलेगा? इसी पर आज की बात। हरिद्वार जिले का भगवानपुर विधानसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। इसे सुरेंद्र राकेश के परिवार की राजनीति का गढ़ माना जाता है। शुरुआत में ये सीट बसपा के पास थी। 2007 और 2012 के चुनाव में यहां से सुरेंद्र राकेश बसपा से विधायक बने थे, मगर 2015 में सुरेंद्र राकेश का निधन हो गया, जिसके बाद इस सीट पर उपचुनाव हुए। सुरेंद्र राकेश की पत्नी ममता राकेश कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ी और जीत गई। तभी से ममता राकेश ही सुरेंद्र राकेश की राजनीतिक विरासत को संभाले हुए हैं। करीब 7 साल से ममता राकेश विधायक हैं। लगातार 5 साल से जब से विधायक बनी हूँ, विधानसभा में और बाहर भी। मेडिकल कॉलेज जो स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी का सपना था, उस मेडिकल कॉलेज को बनवाने के लिए निरंतर प्रयास किए, लेकिन सरकार मुझे विपक्ष में होने के कारण स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी की फाइलों को दबा करके बैठी है, उनके कार्यों को पूरा नहीं करा रही। वैबलपुर में मैंने एक डिग्री कॉलेज का प्रस्ताव भेजा है। वैबलपुर में जमीन भी चिन्हित कर दी गई है। 2017 के विधानसभा चुनाव में ममता राकेश का सामना उनके ही देवर सुबोध राकेश के साथ हुआ। सुबोध राकेश ने भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ा था, मगर ममता राकेश ने उन्हें 2513 वोटों से शिकस्त दे दी थी। एबीपी गंगा के लिए भगवानपुर से विनीत त्यागी की रिपोर्ट। तो देखिए, 2017 के विधानसभा चुनाव में भगवानपुर सीट में कांग्रेस प्रत्याशी ममता राकेश की जीत हुई थी। भाजपा प्रत्याशी सुबोध राकेश को 2513 वोटों से मात दी थी उन्होंने। और कांग्रेस विधायक ममता राकेश का दावा है कि उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में काफी काम करवाया है, मगर विपक्ष के नेता उनके दावों पर सवाल उठाते हैं। चाहे मेडिकल कॉलेज की बात हो, चाहे भगवानपुर में तहसील भवन बनने की बात हो, और चाहे मक्खनपुर में स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी के नाम से जो आवासीय विद्यालय बना था आश्रम पद्धति पर, उसके भवन निर्माण का सपना हो, निश्चित रूप से उसे पूरा किया जाएगा। जहाँ तक मैं समझता हूँ विकास के मामले में वो भगवानपुर विधानसभा में पूरी तरह से फैल हो गई है। एक साल में 4 करोड़ लगभग निधि आती है। 28 करोड़ लगभग निधि उनके पास अभी तक आ चुकी है। ये जनता का जो पैसा आया है, समझ में ये नहीं आ रहा है कि वो पैसा कहाँ लगा है। क्षेत्र में कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। व्यवस्था काम की विकास के नाम पे बिल्कुल ठप है।
आइए अब आपको दिखाते हैं कि भगवानपुर की जनता के बीच बड़े मुद्दे क्या हैं। औद्योगिक क्षेत्र में ड्रेनेज सिस्टम की कमी ये एक बड़ी समस्या है। भगवानपुर में मेडिकल कॉलेज का निर्माण नहीं हुआ है और लोग इससे मायूस हैं। उन्हें उम्मीद थी। भगवानपुर क्षेत्र में डिग्री कॉलेज की मांग ये भी मुद्दा है और इस विधानसभा क्षेत्र में कई सड़कों की जो हालत है वो बदहाल है। इसके अलावा भगवानपुर में तहसील भवन का निर्माण ये भी एक बड़ा मुद्दा है। चलिए अब आपको दिखाते हैं। यहाँ तो कुछ भी नहीं करा उसने, ममता राकेश ने कुछ नहीं करा, कुछ नहीं करा उसने हमारे यहाँ। करा भी रही हैं और आगे भी अच्छा ही कराएंगे। सड़कें इन्होंने मान लिया वैसी तो है ही, जो गांव में या वैसा हो, इन्होंने सड़कें मतलब लोगों के खेत तक सड़कें पहुँचा दी। हमारे यहाँ तो कोई विकास नहीं हुआ है। बाकी अगर